नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को रावण दिखाया गया है। देश की सियासत में तो बवाल मचा ही हुआ है, वहीं दिल्ली में भी इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ने पहले ट्विटर पर एक राहुल गांधी का पोस्टर जारी किया जिसमें उन्हें रावण के रूप में दिखाया गया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहीं दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के अलग अलग जिलों और जगहों से भारी संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखे। हिंदुस्तान की अस्तित्व को, जो कि हिंदुस्तान का अस्तित्व ही किसी दमन के आगे जीते झुके नहीं है, चाहे 1970। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ अमृतसर में भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए भंडारी पुल पर मोदी सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने संजय सिंह के गिरफ्तारी समेत विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में विरोध प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में स्पेशल सेल की तरफ से की जा रही उत्पीड़न के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कार्रवाई रोके जाने की मांग की और राष्ट्रपति के नाम नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद खड़गे अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद करो। 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सभी दल दलितों के हिमायती बनने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए एक तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन कर दलितों के घर कमल खिलाने की तैयारी में है, तो वहीं सपा तो सीधे बसपा के घर में फूट डालते दलितों को साधने का कार्यक्रम पहले से शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस का दलित गौरव संवाद अभियान। अखिलेश ने भी बनाया खास प्लान। कांची राम की पुण्यतिथि पर बसपा करेगी दलित सम्मेलन। जी, लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पर दिखने लगा है। बीजेपी हो या सपा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी दलित वोट बैंक की सियासत में कूद पड़ी है। बात सबसे पहले अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी पूरे यूपी में दलित सम्मेलन करने की तैयारी कर चुकी है। इसमें पार्टी के आला नेता शिरकत करेंगे। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि बसपा से टूटकर दलित वोट बैंक का जो हिस्सा उसके पाले में आया है वो बरकरार रहे, उसमें कोई और पार्टी सेंधमारी ना कर पाए। दरअसल घोसी सीट पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। इस सीट पर बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ी वजह कुछ और नहीं बल्कि दलित वोट बैंक सपा की ओर चला गया। याद रहे, बसपा ने घोसी उपचुनाव को नहीं लड़ा था और उसका फायदा सीधे तौर पर सपा को हुआ। अब घोसी के नतीजों के बाद पार्टी को अपना ये वोट बैंक सहेज रखने में चिंता हो रही है। इसलिए बीजेपी भी पूरी तरह से यूपी में दलित सम्मेलन करने के लिए कमर कस चुकी है। सपा की स्ट्रैटेजी। सपा भी कोशिश में लगी है कि अगर दलित वोट बैंक उसके साथ पूरे मन से जुट जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता। पार्टी को मालूम है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला। इन दोनों के साथ अगर दलित भी प्लस हो जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने बसपा के कई दलित नेताओं को अपने साथ लाने की कवायद शुरू की है। सपा मिशन कांचीराम अभियान चला चुकी है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कांचीराम की मूर्ति का अनावरण किया। वो लगभग अपने हर रैली में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा मुखर याद हो आपको
दलित समुदाय ही रहता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से अधिकतर सीटों पर दलित वर्ग के मतदाता सीधे तौर पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वर्ग के मतदाता जिस भी पार्टी के साथ में जाएंगे उसकी जीत काफी हद तक सुनिश्चित होगी और यही वजह है चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, सभी अलग अलग तरीके से दलित वर्ग के मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। अब क्या करेंगी मायावती? जी, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि मायावती क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कट्टर वोट बैंक को सहेज रखने की है। चिंता तो ये भी कि वोट बैंक पर कोई और सेंध न लगा ले। मायावती को मिल रही लगातार हार के बावजूद एक बात बड़ी है कि दलित वोट बैंक आज भी उनके साथ खड़ा है। मायावती एक और चिंता से परेशान है, जिसकी झलक घोसी के उपचुनाव में भी दिखी। उन्हें मालूम है कि अगर उनका कैंडिडेट लड़ाई में नजर नहीं आएगा तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं सेंधमारी के साथ सपा में जा सकता है। घोसी उपचुनाव में भी यही हुआ। यूपी में कांग्रेस की आस। वही दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी दलितों पर डोरे डालने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना कोई कोर वोटर अब बचा नहीं। किसी जमाने में दलितों और मुसलमानों की बदौलत वो सत्ता में बनी रहती थी। समय के साथ दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस की कोशिश है कि जो वोटर सभी पार्टियों से खवा चल रहे हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए। इसीलिए दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस दलित गौरव संवाद अभियान चलाने की तैयारी कर चुकी है। कारण ये भी है कि अगर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ना हुआ तो सपा के कोर वोटरों के साथ साथ दूसरे वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत होगी। अगर वो ऐसा अभियान नहीं चलाएगी तो दलित वोट बैंक उसके साथ कैसे जुड़ेगा? माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि साइकिल के जो दो पहिए हैं वो हमारे दो विचार हैं। इसमें एक विचार लोहिया जी का विचार है और एक जो विचार है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का विचार है। और निश्चित तौर पे अगर कोई इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग जो बात करते हैं जाति जनगणना की, एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको माननीय लोहिया जी ने हमेशा इसका पथ प्रदर्शन करा है और नेताजी ने पूरे जीवन इस लड़ाई को लड़ने का काम करा है। और आज की डेट में केवल माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर एक राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए जो भी जद्दोजहद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, उनको कैसे उनको लुभाना है, क्या उनको समझाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनकी पार्टी के पक्ष में हो सके। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके इस नारे पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। यानी बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा, हर किसी को आस दलितों के साथ की है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि 24 में दलित वोट बैंक किसकी बनाएगा सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट की हवाएं की मौसम में तब्दीली का इशारा कर रही है। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2021 में जनगणना के पत्र की बात कर झारखंड में अपना तुरूप का इक्का फेंक चुके हैं और जेएमएम के साथ ही तमाम राजनीतिक दल भी अब इसी पाले में नजर आ रही हैं। मगर बीजेपी के पास इस चाल की काट ढूंढ पाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जातिगत जनगणना कराएंगे हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। तो
ये बात सरकार का बिल्कुल अस्पष्ट है। जो लोग जिस समूह में जितने हैं उतना अधिकार उनको मिले। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो दावा कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना को लेकर 2021 से ही इसकी कवायद शुरू कर दी गई थी और राज्यपाल को विधानसभा से पारित करा आरक्षण से जुड़ा विधेयक भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने सर्वसम्मति से 2 साल पहले जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, मगर ऐसा न हो पाया। जातिगत जनगणना कराएंगे हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। तो ये बात सरकार का बिल्कुल अस्पष्ट है। जो लोग जिस समूह में जितने हैं उतना अधिकार उनको मिले। तो यानी बिहार के बाद झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना मुद्दा सियासी करवट ले रहा है। वैसे इतिहास के पन्ने को पलटे तो दिलचस्प बात ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दलों की सहमति से 2 साल पहले जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। दिल्ली में झारखंड के सर्वदलीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना कराने के मुद्दे पर मांग पत्र गृह मंत्री को सितंबर 2021 में सौंपा था। बिहार की जाति जनगणना के बाद सियासत उफान पर है। वैसे तो पहले से ही उम्मीद थी कि बिहार की सियासी हवा का रुख झारखंड की सरहदों को पार करेगा ही, और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल झारखंड की सियासत में जातिगत जनगणना का अपना अलग अलग गुणाभाग है। इस मांग के पीछे ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा राज छुपा है। ओबीसी मोर्चा के दावों पर गौर करें। ओबीसी मोर्चा के दावों पर गौर करें तो राज्य में कुल आबादी का 52% सिर्फ पिछड़े वर्ग के तहत आने वाले लोगों का है। इसके बावजूद राज्य में ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग उठ रही है। सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी खेमे में भी इसके पैरोकारों की कोई कमी नहीं है। ओबीसी वोट बैंक पर अब तक बीजेपी दावा करती आ रही है, लेकिन आरक्षण का कार्ड खेल सत्ताधारी दल बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कवायद में जुट गया है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले आई बिहार की रिपोर्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या फिर जेएमएम, तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठा बीजेपी की कमजोर नब्ज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और किसानों को गन्ने के प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने और रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित किए जा रहे खेती की जमीन का 8 गुने मुआवजे की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। धीरे से बात भी तो कर सकते जी, हल्ले करने से होगा। देना होगा, किसानों का मुआवजा देना होगा। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से। रायसेन के बेगमगंज थाना क्षेत्र में तालाब में 3 बच्चियां डूब गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई, 1 को बचाया गया। बता दें कि नाबालिग लड़कियां महालक्ष्मी त्योहार पर महिलाओं के साथ नहाने गई थी, जहां 2 लड़कियों के डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद खुशी का त्योहार गम में तब्दील हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। खबर गुरुग्राम से है, जहां मोनू मानेसर और जेल में बंद सभी गौ रक्षकों को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू संगठन के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। बता दें कि मोनू मानेसर, नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में राजस्थान जेल में बंद है। साथ ही हिंदू संगठन ने कहा है कि अगर मोनू मानेसर की रिहाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। साधु संतों की जय। भाई सबसे
की जय श्री राम गौ माता की जय गौ माता की जय। ऐलानाबाद में किसान नेता प्रकाश ममेरा और बीजेपी मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल के बीच हुई बहसबाजी और हाथापाई हुई, जिसकी शिकायत किसानों ने पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया और किसानों ने इसको लेकर ऐलानाबाद थाने के गेट को बंद कर दिया और वहीं पे डेरा डाल दिया। जहां किसान माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं, वहीं पुलिस सुलह कराने की पहल कर रही है। अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की तरफ से हरियाणा सरकार से एक मांग की गई है। उन्होंने राजस्थान सरकार से राज्य में अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की तरह हरियाणा में भी राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। और गुरुग्राम के लघु सचिवालय में हिंदू संगठन में मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोनू मानेसर समेत अन्य गौ भक्तों को साजिश के तहत फंसाया गया है। मोनू मानेसर समेत अन्य गौ भक्तों को बचाने के लिए हिंदू समाज जल्द ही धर्म संसद करेगा और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। साथ ही उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम पर जिला उपायुक्त निशांत यादव को ज्ञापन सौंपा और नू मामले में जांच एनआईए से कराने की मांग की। तो लघु सचिवालय में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। मोनू मानेसर को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो गौरक्षक है उसको लेकर कहा जा रहा है कि एनआईए से जांच हो और ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा अगर मोनू मानेसर को रिहा नहीं किया गया तो। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन भेजा है। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी ने उनके करीबियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। जांच एजेंसी को घोटाले की उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ अहम सुराग उसे सहयोगियों के जरिए मिल सकते हैं। संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की 5 दिनों की हिरासत में है। ईडी ने संजय सिंह के तीनों ही सहयोगियों को बुलाया है। सर्वेश मिश्रा आज ही ईडी के सामने पेश हुए। को पेश कर जवाब तो देने होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सत्य। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने आज गाजीपुर लैंडफील्ड का दौरा किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की तरफ से उनके आरोपों का जवाब दिया गया। झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ। आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे, वो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, 1 साल से ज्यादा समय से जेल में है।
इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे, जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि ये कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। सज्जन सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के पठानकोट में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कट्टारूचक भी शामिल हुए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला भी फूंका और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए कभी भी आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में राजस्थान में उद्घाटन और शिलान्यास की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में गुरुवार चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की ओर से गांधीनगर क्षेत्र में बनवाए गए पुल का उद्घाटन राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत और सभापति संदीप शर्मा ने किया। सिद्धार्थनगर के निवासी जोगिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि नौगढ़ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर डिग से है, जहां विधानसभा चुनाव में सत्तासीन मंत्री को भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव पूर्व शक्ति परिषद के लिए पैसे देकर भीड़ जुटाने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वही मंत्री ने कैथवाड़ा में रोड शो किया था। वायरल वीडियो में 300 रुपए मोटरसाइकिल चालक को और 500 रुपए कार चालक को दिहाड़ी देने की बातचीत की गई है। मामला कामा विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। बोकारो के सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा में स्थित जूनियर डीएवी स्कूल के सामने स्थित सीसीएल मार्केट की जर्जर भवन बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। भवन की दीवार पर प्रशासन की तरफ से लिखवा दिया गया है कि भवन क्षतिग्रस्त है, रहने योग्य नहीं है। वहीं इसको लेकर श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कॉलियरी मजदूर यूनियन ने सीसीएल प्रबंधन से मामले में ध्यान देने की अपील की है। हर घर जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं रायबरेली, जहां हर घर जल योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण क्षेत्र से पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साल 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया।
इस योजना के तहत रायबरेली में 5,30,473 घरों को चिन्हित किया गया और उन घरों तक मार्च 2024 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। रायबरेली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस रहमान की माने तो योगी सरकार ने इस योजना पर तेजी से काम करते हुए करीब 25% काम पूरा कर लिया है और मार्च 2024 से पहले ही बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। जनपद रायबरेली में 5,03,473 घरों को चयनित किया गया है। ये मार्च 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि हम समय सीमा के अंतर्गत जो हमारी प्रगति चल रही है कार्य, हमने बहुत तेजी से काम करा है। समय सीमा के अंदर हम अपना कार्य लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। वहीं सरकार की योजना का लाभ ले रहे लोग योगी और मोदी सरकार का आभार जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब उनको शुद्ध पेयजल मिलेगा, जिससे वो रोगों से मुक्त रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पेयजल योजना है, इससे गरीब अमीर सब लोगों के लिए बहुत शुद्ध पानी है, जिससे बीमारी से भी निजात मिलेगी। ये पानी पीने से संक्रामक रोग से मुक्ति मिलेगी। साफ सफा पानी है, आंकड़ों का पानी है, पहले नहीं मिलता था, अब मोदी सरकार में ये मिलना शुरू हो गया है। ये जो सरकार टोटी लगवा दिए हैं सब घर घर, इससे हमको बहुत शुद्ध पानी मिल रहा है, इससे बीमारियां नहीं होती इस पानी से। योगी सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास के रोज नए आयाम लिख रही है। योगी के आने से पहले प्रदेश में पेयजल एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब सरकार इस समस्या का तेजी से समाधान कर रही है और घर घर पेयजल पहुंचा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।